नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान में। और ये वीडियो 9, 10, 11, 12 और बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान में रख के बनाई गई है। तो ये वीडियो कक्षा 10 वाले और 12 वाले पूरी देखें। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलने हैं, ये आप मान के चलिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में क्वेश्चन आंसर के हिसाब से यहाँ पे बनाए गए हैं, प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। तो प्रश्न एक हमारा इस वीडियो का है पहला। ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को आसानी से मिल सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखें। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट ज़रूर करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला क्वेश्चन, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को किन कालों में बांटा गया? प्रत्येक काल की अवधि एवं विभाजन के आधार का उल्लेख कीजिए। तो मतलब काल, पद्य में जो पद्य साहित्य रहा है इतिहास, तो इसके इतिहास को किन कालों में बांटा गया है ये बताना है। तो उत्तर क्या रहेगा? हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य से हुआ। विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को प्रत्येक युग की विशिष्ट प्रवृत्तियों के आधार पर निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया। पहला काल आता है आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल जाना जाता है। तो इसकी समय अवधि है 743 सन से, मतलब सन 743 से लेके 1343 तक कौन सा काल चला? वीरगाथा काल। इसका एक कारण हम तो आपको बताते हैं। लगभग 712 ईस्वी की बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे हमला किया। जब कोई विदेशी आक्रांत हमला करेगा तो यहाँ से भी उसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ अपना शुरू हो जाता है वीरगाथा काल, और ये चलता है 1343 तक। फिर पूर्व मध्यकाल आता है, इसको भक्ति काल का नाम दिया गया है। तो सन जब 1343 तक आदिकाल चला, तो 1343 से शुरू होता है आपका भक्ति काल। तो भक्ति काल 1643 तक चलता है। ये पूरे 300 साल तक भक्ति चली है, मतलब आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है उत्तर मध्यकाल, इसको कहा है रीतिकाल। तो रीतिकाल 1643 से लेके 1843 यानी 200 साल। और आधुनिक काल चौथा काल है, आधुनिक काल, जो कि 1843 से आज तक यानी वर्तमान काल तक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं 4 काल आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो पहला आदिकाल, फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्वेश्चन कैसा आ सकता है? काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं, इनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, ऐसी पद्य रचना जिनमें छंदों का विधान होता है उसे तो कहते हैं काव्य। यहाँ से आपको काव्य की परिभाषा मिल जाती है। काव्य के 2 भेद कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। एक तो होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। अब इनको भी हम बताते हैं आपको डिफाइन करके। जिस काव्य में किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है, मतलब कोई एक कविता जब बनती है तो एक वो कथा पे आधारित रहती है, तो ऐसा काव्य तो कहलाता है भैया प्रबंधन। मतलब प्रबंध है, उसको पहले से एक कहानी के ऊपर बंधी हुई कविता है कि उस कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे कि हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी, तो उनकी कहानी है तो उनकी कहानी पे एक कविता बनी है। जैसे हम ले सकते हैं महाराणा प्रताप की कहानी है तो उन पर कविता बनी है, तो कह सकते हैं कि ये प्रबंधन काव्य है। और मुक्तक काव्य क्या होता है? इसमें किसी कथा का आश्रय ना लेकर स्वतंत्र पदों में अपनी भाव अभिव्यक्ति की जाती है। मतलब इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं, प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं, अपने मन में कुछ भी एक बना के उसको अपने शब्दों में लय के हिसाब से काव्य के रूप में बदल के पेश कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है कौन सा? मुक्तक काव्य, जो कि बिल्कुल मुक्त रहता है। तो इसमें लय तो रहेगी, लय से मुक्त नहीं रहेगा। अगर लय से मुक्त रहेगा तो ये काव्य कैसे रहेगा? तो इसमें मतलब कोई कहानी नहीं होती है, इसमें आप सोच सकते हैं, आप कहाँ तक सोच सकते हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति की तुलना कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो इस प्रकार से ये 2 इसके भेद हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रबंधन काव्य के प्रमुख भेद कौन से हैं, इनका अंतर स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रबंधन काव्य होता है एक किसी कहानी से बंधा हुआ होता है। अगर हम कविता लिखते हैं तो एक कहानी पे लिखते हैं। तो प्रबंधन काव्य के 2 रूप होते हैं, आपको हम बता दें। तो पहला होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। अब खंड काव्य और महाकाव्य आपने ये देख लिया।
तो जिस काव्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं महाकाव्य। जैसे भाई साहब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी है, तो इन्होंने इसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है। पूरी जो कथा है भगवान की वो रामचंद्र जी के आसपास ही घूमती है। तो हमने आपको बताया कि उसे क्या कहा जाएगा, महाकाव्य। तो महाकाव्य किसका एक पार्ट है, ये पार्ट है प्रबंधन काव्य का। इसके विपरीत जिस काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन ना होकर उसके किसी अंश या खंड का वर्णन हो तो उसे कहते हैं खंड काव्य कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर ने जो दिनकर की एक कृति है रश्मिरथी, तो रश्मिरथी में छोटे छोटे खंडों के रूप में उसको बताया गया है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप सर्च करके जरूर इसको पढ़िएगा कि दिनकर जी ने जो रश्मिरथी लिखी है उसमें कृष्ण जी का संवाद दुर्योधन के साथ है, कृष्ण जी का संवाद एक जगह पे कर्ण के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ संवाद चलते हैं, खंड खंड में चलता है ये। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। महाकाव्य में पूरी कहानी होती किसी व्यक्ति की, खंड छोटे छोटे पार्ट में चलता है। अब हम यहाँ पे हमारा शीर्षक है आदिकाल। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, आपको ये बात याद हो जाएगी सुनते सुनते। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है कुछ, मतलब कि एक लाइन में हम उनके आंसर कैसे दे सकते हैं। आदिकाल का समय कब से कब तक माना गया, हम ये आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका समय माना गया है 743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल के और भी नाम क्या हैं, इस काल को अपन उत्थान काल के नाम से भी जानते हैं, वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं और चारण काल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु का ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारे सामने। वीरगाथा काल के नामकरण की सार्थकता बताइए। और हिंदी साहित्य के आदि काल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। इस काल की किसी एक रचना या प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो भैया इसको वीरगाथा काल क्यों कहते हैं, वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की अधिकता के कारण हिंदी साहित्य के आदि काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया, जो सर्वथा उपयुक्त है। इस काल की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचयिता है चंद्रबरदाई। तो हमें वीरगाथा काल की एक रचना मिली जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और साथ ही इनको लिखा इस रचना को किसने लिखा, तो चंद्रबरदाई। आप इस नाम को जरूर याद रखें। बात करते हैं अति लघु में क्वेश्चन नंबर 3 की, आदिकाल की भाषा का नाम बताइए। तो भैया आदिकाल की भाषा का नाम डिंगल। और रासो ग्रंथ, जो रासो ग्रंथ है, जितने भी रासो ग्रंथ हैं, जैसे कि हम बात करें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जिनके पीछे रासो लगा है, तो रासो ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल की रचनाएं किन किन रूपों में मिलती हैं। तो वीर गीतों के रूप में, जैसे कि चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रबंधन काव्य है और जगनिक का परमाल रासो वीर गीत है। तो जो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है प्रबंधन काव्य है, तो ये खड़ी बोली में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जगनिक के परमाल रासो की बात करें तो ये वीर गीत है। जो परमाल रासों में आला खंड का, जो महोबा में हुआ करते थे आला उदल, उनका वर्णन इसमें किया गया है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो इसको परमाल रासों को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो वीरगाथा काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं भी उनके सामने लिखी हैं। आप भी लिख सकते हैं देख देख के और याद कर सकते हैं। दलपति विजय ने खुमान रासो लिखी, जब और साथ ही साथ चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो, सारंगधर ने लिखी हमीर रासो, नल सिंह ने लिखी विजयपाल रासो और जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। हमने जैसा कहा था इसको आला खंड भी कहा जाता है। नरपति नालय ने लिखी है बीसलदेव रासो। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट ने कौन सी लिखी है, जयचंद्र प्रकाश। मधुकर ने लिखी है जय मयंक जस चंद्रिका। इनको आपको याद रखना है क्योंकि
यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वीर गीत काव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? संक्षेप में उसका परिचय दीजिए। तो वीर गीत काव्यों में ग्रंथ में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कवि जगनिक का परमाल रासो या आलाखंड, क्योंकि दोनों एक ही हैं। इसमें महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल, उदल कौन? उदय सिंह कि वीर, जो उनका वीरों वाला चरित्र था उसका सुंदर वर्णन हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आदिकाल यानी वीरगाथा काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल में प्रमुख रूप से चारण या भाट कवियों द्वारा काव्य रचनाएं की गई। प्रायः सभी कवि राजाओं के दरबार में रहकर काव्य रचना करते थे। आदिकाल या वीरगाथा काल की कविता की सामान्य विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी राजा के आश्रय में रहेगा, कोई कवि की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें विशेषता क्या आ जाएंगी या कमियां क्या आ जाएंगी वो आपके सामने है। अगर किसी राजा ने उसको आश्रय दिया है तो वो सबसे पहले जो भी लिखेगा उसमें उस राजा की सबसे ज़्यादा प्रशंसा करेगा। तो ये विशेषता रही है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है इनमें। दूसरा, युद्धों का सुंदर वर्णन और सजीव वर्णन, मतलब इस प्रकार लिखा गया है कि जब इनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है तो लोग जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनको युद्ध के चित्र आंखों के सामने बनने लगते हैं। तो ये दूसरी विशेषता थी। अब सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव या सामूहिक राष्ट्रीयता भावना का अभाव क्या है? जब किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में तारीफ में लिखा जाए तो उसमें हम राष्ट्र को वहाँ पे नहीं ला पाते थे। तो अगर किसी एक राजा की बात चल रही हो किसी कृति में, तो पूरी कृति राजा को महान बताने में ही प्रयुक्त की जाती थी। तो ऐसे में उसकी कृति में सामूहिक राष्ट्रीयता का भाव कम हो जाता था। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का पुट, और जब आप देख सकते हैं कि जब जहाँ वीरों की बात होती है तो वीरों की जो पत्नियां रहती हैं तो उनके बारे में भी बात की जाती है। तो वीर रस के साथ साथ वहाँ पे श्रृंगार का पुट भी होता है। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में कल्पना की अधिकता तथा जनसंपर्क का अभाव। अब ऐसी रचनाओं में क्या होता है कि जब हम किसी राजा के अधीन होकर लिख रहे हैं तो हम जनसंपर्क नहीं करेंगे कि जनता की क्या राय है, वहाँ वही लिखना पड़ता है जहाँ जो राजा को अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इसमें ऐतिहासिक चित्रों का ऐसे वर्णन किया गया है कि जो वास्तव में ऐसे नहीं थे। जैसे कि हम आलाखंड में एक कहा चीज़ पढ़ सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो धरती धंस गई थी। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ये हमें कल्पना से थोड़ा सा अधिक लगता है। ये हमारी खुद की राय है और हम वहाँ तो थे नहीं, इसलिए बस आपको एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हमारी वीडियो आज की ख़त्म हुई। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही आप किसी भी टॉपिक पे हिंदी या सामाजिक में इस प्रकार डिटेल में अगर वीडियो चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको परीक्षा तक, परीक्षा के बाद भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी। हो गई भैया, हो गई।